हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important question paper from class 10 CBSE NCERT social science here. You know that this important question answer. The question here arrive. The most powerful weapon of the Spanish is the conquerors was the not a conventional military weapon at all. Justify. You know that is an important question for the exam view here. The most powerful weapon of the Spanish is a conqueror was not a conventional military weapon at all. Justify. The Spanish conquerors is the most powerful weapon was not a conventional military weapon because first point here they use a germ like a small pox which spread deep into the continent before any European could reach there. This means to the germs like a small pox which spread deeply into their continent before any European could be reached there. America's original inhabitants had no immunities against this disease that come from the Europe. You know that's important. American as original inhabitant had no immunity against the smallpox. That's important weapon here. The next year, this disease, there is a whole community. You know that this disease is a smallpox. Erase the whole community, leading to be conquest. That's important here. And this biological warfare is the mid 60th centuries made it easy to Spanish to the overpower the Americans. That's important for the exam view here. 4th point here. That's important. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सोशल साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए लाया है क्वेश्चन आंसर का एक सिलसिला जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर यकीन दिलाता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम में 100% बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो, देखते हो और हर एक सीरीज़ को जो है करते हो तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। हर एक क्वेश्चन देखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तभी एग्ज़ाम में जो है अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकोगे। और अंक प्राप्त तब करोगे जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि ये वीडियो कभी भी डल सकते हैं, किसी भी समय। सब्सक्राइब करके रखिएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद नोटिफिकेशन आपको ना मिले। लेकिन यहाँ पर आपको लग भी रहा होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इसलिए आपके समक्ष MCQ के साथ साथ जो है पेपरों को एग्जामिनेशन के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष जो है क्वेश्चन लाया गया है। कहते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और हिंदी वाले बच्चे भी देख सकेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकेंगे। कहते हैं अगर मान लीजिए मेरा समझाया हुआ आपको समझ में नहीं आता है लेकिन क्वेश्चन तो लिख सकते हो ना, क्वेश्चन लिख के याद तो कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी को मेरी बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, किसी को समझ नहीं आता है और समझ न आने के कारण ये होता है कि उनका दिमाग कहीं और होता है और देख यहाँ रहते सुन वहाँ रहे होती हैं। इन कारणों से उनको समझ नहीं आता है। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि एकांत में शांत मन से देखिए, आपको हर एक बात समझ में आएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्पेनिश विजेता का सबसे शक्तिशाली हथियार कोई पारंपरिक सैन्य हथियार नहीं था। इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाला है। स्पेनिश जो थे विजेता थे और उनके पास जो हथियार कोई सैनिक नहीं थे। जब सैनिक नहीं थे तो हथियार क्या थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से क्वेश्चन रहता है। स्पेनिश विजेता का सबसे शक्तिशाली हथियार पारंपरिक सैन्य हथियार नहीं था, क्योंकि कारण क्या था, उन्होंने चेचक जैसे कीटाणुओं का इस्तेमाल किया जो कि किसी भी यूरोप के वहाँ पहुँचने से पहले ही महाद्वीप में गहराई तक फैल गए।
देखिए दोस्तों, आज के समय ऐसा आ गया है, यहाँ पर लोग हथियारों से युद्ध नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं। आपने कोरोना वायरस का त्राहिमाम देखा ही होगा, जाना ही होगा। वो भी देखा जाए तो एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन थी। आज दुनिया जो है बायोलॉजिकल वेपन बना रही है, लेकिन एक बात है बायोलॉजिकल वेपन का कि जो देश इसका आविष्कार करता है वो भी अछूता नहीं रहता, क्योंकि ये स्प्रेड होता है, फैलने वाली होती है। अगर हम दूसरे देशों में जाके इस वेपन को गिराते हैं तो ये मत समझिए कि आपके देश में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई, हवा को कोई रोक नहीं सकेगा, हवा तो चलती रहेगी। और ये वायरस हवा में बहुत तेज़ी से गति करते हैं और एक दूसरे सरहद से दूसरे सरहद में बहुत ही आसानी से पास आउट हो जाती हैं। इसलिए जो देश इस तरह के युद्ध करना चाहते हैं उनको थोड़ा संभलना चाहिए। देखा जाए तो कोरोना वायरस जो है एक देश में इसको बनाई गई और इसका प्रभाव पूरे देश में हुई, लेकिन ये नहीं कि वो देश बच गया था, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो देखा जाए तो उन्होंने जो है स्पेनिश विजेताओं ने शक्तिशाली विजेता होने का नाते उन्होंने जो है सैन्य शक्ति का इस्तेमाल ना करके इन्होंने जो है कीटाणुओं का इस्तेमाल किया। कीटाणुओं का इस्तेमाल किया जो किसी भी रोग को वहाँ पहुँचने से पहले ही महाद्वीप में गहराई तक फैल गए और वहाँ पर लोगों के लिए त्राहिमाम कर दिए। कहते हैं बीमार लोग ना तो युद्ध करने लायक होते हैं न युद्ध करने के सक्षम होते हैं। यूरोप में आई इन बीमारियों के प्रति अमेरिका के मूल निवासियों में कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। देखा जाए तो चिकन पॉक्स जो होती है एक तरह से चेचक जिसे कहते हैं, स्मॉल पॉक्स जो होती है इतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होती है वो इस तरह की बीमारियों से बच सकती हैं। लेकिन यूरोप से आई इन बीमारियों के प्रति अमेरिका के मूल के निवासियों में कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, जो ये पूरी तरह से फैल गई और वहाँ के लोगों के लिए त्राहिमाम साबित हुआ और इस कारण से स्पेनिश जो है विजेता के रूप में घोषित हुआ। देखा जाए तो इन बीमारी ने पूरे समुदाय को मिटा दिया, जिससे विजय प्राप्त करना आसान हो गया। पूरे समुदाय को जो है तहस नहस कर दिया इस चेचक बीमारी ने, पूरे अमेरिका को, और पूरी तरह से जो है यहाँ पर स्पेनिश जो है विजय हासिल कर लिया। 16वीं सदी के मध्य में इन जैविक युद्ध ने स्पेनिशों के लिए अमेरिकी पर हावी होना आसान बना दिया। तो जनरल सी बात है, जब इस तरह की बीमारियाँ होती है तो उस देश के लिए लड़ना सक्षम नहीं रहता है, और यही हुआ, अमेरिकियों पर हावी होना आसान बना दिया। क्योंकि ये जो चेचक की जो बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, वो जैविक हथियार के रूप में था और इसको जो है समाप्त करना संभव नहीं था। इसको समाप्त वही व्यक्ति कर सकते थे जिनके ह्यूमन सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता तगड़ी हो। आपने सुना ही होगा कि आपको ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होनी चाहिए, और ये ह्यूमन सिस्टम तब तगड़ी होती है जब व्यक्ति जो है सुचारू रूप से खाना पान करते हैं, सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ह्यूमन सिस्टम हमेशा तगड़ा रहता है। कोरोना वायरस भी उन्हीं लोगों को सताया है जिनकी ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर थी, और जिनका ह्यूमन सिस्टम बूस्ट था, अच्छी थी, उनको जो है हुआ भी है लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पर आज आने वाला समय में मैं बता दूँ साफ तौर पे कि इसी प्रकार का हथियार का जो है पूरे विश्व इस्तेमाल करने वाला है और पूरा विश्व इन्हीं चीज़ों से त्राही होने वाली है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण थी, लेकिन आने वाला फ्यूचर में ऐसे बहुत से घटनाएं घटने वाली है जो जैविक युद्ध लोग करने वाले हैं, जो किसी भी देश के लिए, किसी भी काल के लिए, किसी समय के लिए सही नहीं रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। Traders and travelers introduce a new crop to the land there is a traveled. State with the statement that's important here. You know that traders and travelers introduce a new crop. You know that's important. Traders and travelers introduce a new crop to land there is a traveled. You know the first point here. It is a belief that Norse traveler based from China to become a Sabghati. Sabghati, that's important. And Finnish Arab trader took a pasta to the 5th century Syria and there is land now in Italy. That's important here. There are China to become a Sabghati and there is a pasta to 5th century Syria and has land now in Italy. Similarly, food was now in India and Japan, so that the truth about their origins may be never be known. The similarity food was now in India and in Japan, so that the truth about their origin may be never be known. And many of our
common foods such as the potatoes, soya, groundnut, maize, tomato, chilies, sweet potatoes, and so on were not only now there our ancestor until about a 5 century ago. That's important here. There are many of common food items here, and this food were only introduced in Europe and Asia after the Christopher Columbus is accidentally discovered the vast continent that would be later become known as the America. That's important. There is the food where only introduced Europe, Asia after Christopher Columbus is accidentally discovered the vast continent that would be later become known as the America. In fact, many of our common food come from the Americas as origin inhabitant, the American Indian. You know that the many common food come from America as a original inhabitant. There's the American Indian. That's important here. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर क्लास 10वीं CBSE NCERT सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी का जो यहाँ हमारे समक्ष आया है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यापारियों और यात्रियों ने जिन देशों को यात्रा की वहाँ इन फसलों लाई। इस कथन को उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है समझना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आंसर आपको पता होता है और आसानी से लिख भी सकोगे, लेकिन क्वेश्चन समझना जरूरी है। मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए। व्यापारियों और यात्रियों ने जिन देशों की यात्रा की, व्यापारी और यात्रियों ने जिन देशों की यात्रा उन्होंने किया वहाँ नई फसलें लाई। मतलब ये यात्री थे और व्यापारी थे, जहाँ जहाँ गए वहाँ या तो नए फसलों से इंट्रोड्यूस की या अपनी फसल उनको दिया। क्या ये बात सही हो सकती है? इसी कथन को आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो ये बात तो कहीं हद तक सत्य ही है। आज भी के समय में हम देखिए देश विदेश में हम जाते हैं तो उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर हम अपना लेते हैं या हम अपनी कल्चर जो है उन पर देने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको समझ ही होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्यापारी और यात्री जिन जिन देशों में गए वहाँ पर जो है कई फसलों को लिए भी और कई अपने फसल दिए भी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए हर समय जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता है और यहाँ पर देखिए हर एक क्लास का क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा। जो मैंने कहा है वो करूँगा, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन तब मिलेगा जब उसे सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही अच्छे काम करते हो कि जब ज़रूरत पड़ती है तो सब्सक्राइब कर लेते हो, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हो। तो इससे बहुत से क्वेश्चन आपको अधूरा रह जाता है, नहीं प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कहते अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की अच्छाई है, कहते हैं गहराई है, तो सब्सक्राइब कर लेने में कोई फ़ायदा दिखता है तो कर लीजिए। अगर नहीं कीजिएगा फिर तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि त्रिपान सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए ही है और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ही सिलसिला रखा जाता है और आपको जो प्रॉब्लम रहती है वो ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर जो है सोल्यूशन की जाती है। और यहाँ पर बहुत से सिस्टम हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं और यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए वीडियो है। तो कहिए अनसब्सक्राइब मत कीजिए, इसको रहने दीजिए। आपका जो है मोबाइल का स्पेस नहीं भर जाएगा और इससे आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं इस पर डिस्कस नहीं आगे करूँगा। हमारा अगला क्वेश्चन के तो मतलब समझ ही गए हो गया कि व्यापारियों और यात्रियों जिन देशों की यात्रा की वहाँ पर नई फसलें उन्होंने लाई। तो देखा जाए व्यापारियों और यात्रियों ने जिन देशों की यात्रा की वहाँ नई फसलें लाई गई। इसका पहली पॉइंट तो यही दर्शाता है उदाहरण स्वरूप कि ऐसा माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम की ओर चलकर स्पैगेटी बन गए। तो जनरल सी बात है, नूडल्स जो थे चीन से पश्चिमी तरफ जाकर जो है स्पैगेटी बने। यानी कई ऐसे हमारे समक्ष व्यंजन प्रस्तुत होते हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। ठीक है, नूडल्स देखिए चीन से पश्चिमी की ओर गई और पश्चिम में जाके जो है ये स्पैगेटीज के नाम से जाना गया। तो बात तो सही है। कहते हैं विदेशों से ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत में आए हैं लेकिन इनका नाम बदल गए हैं, लेकिन है वो विदेशी। आप भी अपने दिनचर्या में ऐसे बहुत चीज़ों का सेवन करते हो जो ये बाहरी देशों से ही भारत में आया है और सब विदेशी फूड है ये। शायद अरब व्यापारी पास्ता और 5वीं सदी के सोसिली द्वीपों जो अब इटली में हैं ले आ गए। तो बात जनरल सी बात है, शायद पास्ता को भी 5वीं शताब्दी में यहाँ से वहाँ भेजी गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसी तरह का भोजन भारत और जापान में भी जाना जाता था ताकि उनकी उत्पत्ति के बारे में सच्चाई कभी पता न चल सके। ऐसे बहुत से फूड आइटम हैं जो हमारे देश के भी हैं लेकिन दूसरे देशों ने अपना बना लिया है, और यह दूसरे देशों का है, हमारे देश में जो है आज काफ़ी धड़ल्ले से यूज़ होता है। तो ये सब व्यापारी और यात्रियों के कारण ही हुई कि यहाँ पर जो है जो कहते हैं भोजनों का आदान प्रदान हुआ, और इन भोजनों में जो है बहुत तरह के वेरिएशन हमें देखने को मिला। आज कितना फूड आइटम है इसका वर्णन भी किया नहीं जा सकता। देखा जाए तो हमारे कई सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद इत्यादि लगभग 5वीं शताब्दी पहले तक हमारे पूर्वजों को ज्ञात नहीं थे। तो इसका मतलब ये सारे चीज़ें जो है हमारे अपने देश के नहीं हैं। जब हमारे 5वीं शताब्दी में हमारे पूर्वजों को इन फसलों के बारे में नहीं पता था तो इसका मतलब है इसको विदेश से लाई गई। कहते हैं आलू, जो कि भारत का देखिए आज प्रमुख फसल बन गया है, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद इत्यादि। लेकिन देखा जाए तो 5वीं शताब्दी में हमारे पूर्वज को इन फसलों के बारे में कोई ज्ञान नहीं थे। इसका मतलब है कि व्यापारी और यात्रियों ने भारत में इन फसलों को ला कर जो है हम लोगों को अवगत करवाया। क्रिस्टोफर कोलंबो द्वारा गलती से विशाल महाद्वीप की खोज के बाद ही ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में पेश किए गए थे। यानी देखा जाए क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा जो है गलती से जो है विशाल महाद्वीप में खोज की गई, और शायद इन्हीं कारणों से जो है खाद्य पदार्थ का पूरे यूरोप और एशिया में पेश किए गए, जो बाद में अमेरिका के रूप में जाने लगा। यानी जो विशाल महाद्वीप की खोज किया गया बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया, और इसका खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। देखिए MCQ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को भी डाला जा सकता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा गलती से खोज हुई थी एक विशाल महाद्वीप का, जिसका बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा। वास्तव में हमारे कई खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी अमेरिका में भारत से लाए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए व्यापारी और यात्रियों ने जो है यहाँ से वहाँ गए और बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान हुआ जिसके बारे में हमें पहले नहीं नॉलेज थी, और बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे बहुत से फसल हैं जिनका हम अभी तक हमें जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ट्रैवलिंग के कारण ऐसा हुआ संभव। यू नो दैट क्वेश्चन हियर, मिस्टर पालने इज अ फॉर्म ऑफ तमिलनाडु, visit to cultivate either tea or wheat. Which one of the crop out of the two can be cultivated in this state? Straight your answer. You know that's important. The Mr. Palni is from Tamil Nadu. Wish to cultivate either tea or wheat. Which one of the crop out of the two can be cultivated in his state? That's an important question for the exam viewer. You know that. The point of first here, Mr. Pali must have cultivated tea in Tamil Nadu as the soil and climatic condition in Tamil Nadu are suitable to grow tea. Know that the most important here are soil and climatic condition. Any is cultivate here. There is soil and climate condition of Tamil Nadu suitable to the grow of tea. The tea plant grow well in the tropical and subtropical climate. The tea plant is here, the most important grow here. Tropical and subtropical climate in water with their deep and fertile, well-drained later soil and rich in the humus and organic matter. That's important here. Tuberculosis is required of warmth and moisture forced free climate all through the year. You know that tuberculosis is required to warm and moisture forced a free climate all through the year, and frequent shower eventually is distributed over the year ensure a continuous growth of tender leaves. You know that's important. Frequent shower evenly is distributed over to the year ensure the continually growth of the tender leaves. That's important here. हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का जो यहाँ पेपर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है, यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो है क्वेश्चन पेपर का एक
जो एक सीरीज लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण आया है। और इसी के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन की विशेषता को देख के भी आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो डायरेक्ट नहीं है और सीधा नहीं है। यहाँ पर वैल्यूएबल क्वेश्चन है जो एग्जामिनर को हमेशा फेवरेट बनाता है और हमेशा एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकती हो। और ये क्वेश्चन भी है श्री पालनी तमिलनाडु से है और चाय और गेहूं की खेती करना चाहते हैं। श्री पालनी जो है तमिलनाडु से है और चाय और गेहूं की खेती करना चाहते हैं। दोनों में से कौन सी फसल वह अपने राज्यों में उगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना तो गेहूं और चाय की आपको ये बोला है कि कौन सी कंडीशन चाहिए। यहाँ पर श्री पालनी को जो है एक बेस बनाया गया है और उसके अंतर्गत बताया है कि वो तमिलनाडु का है। अब देखिए बच्चों को अगर नॉलेज होगा कि तमिलनाडु में किस प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन होती है और किस चीज़ के लिए होती है, तो ये आंसर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करता है, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को टारगेट करता है। क्वेश्चन आपको कभी डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको समझ होना चाहिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि चाय को जो है किस कंडीशन में उगाया जाता है या गेहूं को किस कंडीशन में उगाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए श्री पालनी तमिलनाडु से है, जगह का भी कर दिया है और चाय और गेहूं की खेती करना भी चाहते हैं, तो वो कौन से फसल उगा सकते हैं। कहते हैं क्वेश्चनों को समझना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और क्वेश्चन जब तक आप समझिएगा नहीं एग्ज़ाम में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आंसर तो आप सबको पता है कि चाय क्लाइमेट क्या होगा और गेहूं का क्या होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है तो आप फंस जाओगे इस चक्कर में। और तिरपान सेंटर आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन लाता है जो एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, उसको अनसब्सक्राइब ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सवाल रखे जाते हैं और एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो चलिए मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, आप चाहे करें चाहे ना करें, ये आपको नुकसान और फ़ायदा आपको स्वयं ही ज्ञात है। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। किसी पालनी से तमिलनाडु से है, चाय या गेहूं की खेती करना चाहते हैं, दोनों में से कौन सी फसल वो अपने राज्य में उगा सकती है। श्री पालनी तमिलनाडु में चाय खेती करना चाहती है। पहले तो हम ये बात पे लेकर चलते हैं। श्री पालनी को तमिलनाडु में चाय की खेती करनी चाहती है, लेकिन चाय की खेती के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु की मिट्टी और जलवायु परिस्थिति चाय उगाने के लिए उपयुक्त है। अब देखिए तमिलनाडु की जो अगर हम मिट्टी की बात करें तो चाय की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ की जलवायु परिस्थिति जो है चाय की खेती के लिए काफ़ी पर्याप्त रहता है। चाय का पौधा जो होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है, जो गहरी और उपजाऊ होता है और अच्छी तरह से सूखा लेटराइट मिट्टी भी पाया जाता है और ह्यूमरस और कार्बनिक पदार्थ समृद्ध भी है। इसलिए श्री पालनी तमिलनाडु से है तो इनके लिए चाय की खेती जो होगा काफ़ी उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी पाए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सूखा लेटराइट मिट्टी भी पाया जाता है और ह्यूमस भी है और कार्बनिक पदार्थों समृद्ध भी है। इवन की मिट्टी और जलवायु काफ़ी परिस्थिति में है। चाय की झाड़ियों को पूरे वर्ष गर्म और नम्र ठंड युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। यहाँ पर वर्ष भर में सामान्य रूप से विपरीत बार वर्षा कोमल पत्तियों को निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर गेहूं की खेती ना करके श्री पालनी को तमिलनाडु में चाय की खेती करनी चाहिए, क्योंकि चाय की खेती के लिए हर एक वातावरण, हर एक जलवायु परिस्थिति, मिट्टी, ह्यूमस सारे कुछ उपलब्ध है और इनके पत्तियों के ग्रोथ करने के लिए भी पूरी तरह से सुनिश्चित है। इसलिए श्री पालनी को जो है तमिलनाडु में चाय की खेती करना चाहिए, ना कि गेहूं की, क्योंकि गेहूं के लिए यहाँ पर उचित परिस्थिति नहीं है और वो करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जामिनर आप पूछता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। मेंशन एनी टू रीजन टू स्टेट दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। You know, that is an important question for the exam view here. Mention any two reasons to state that India is a federal country. That's an important question here.
The following are the reason to be state that India is a federal country. That's important here. First of all here, the federal is the most important features here. Division of power. Division of power, that is the most important, the features of federal country. The Constitution of India clearly democrat. The power of the center and state governments both have their separate area of jurisdiction. That's important here. The seventh schedule of Indian Constitution lists the union list, state list and concurrent list, which define their power and responsibility of center and state government. Division of power, that is the most important feature of federal government here. That's important. The Constitution of India is clearly democrat. The power of the center and state government. Central and state government. And both have their separate area of jurisdiction. And seventh schedule of the Indian Constitution, list of the union, list of there is the state and the list of the concurrent, which define the power and responsibility of the central and state government. That's important division of power here. The next here, independent judiciary here. That's important here. Independent judiciary here. India has independent judiciary which there is the power of judicial review here. You know what is important? Independent judiciary here. The Supreme Court of India is the highest judiciary, is the authority in the country and has two power to the interpret their constitution and resolve debt between the central and state government. That's important here. The next here, representation of state. That's important here, representation of state. The Rajya Sabha, the upper house. Rajya Sabha, there is the upper house of the Indian Parliament. Represent the state and union territory of India. The Rajya Sabha is the upper house and Lok Sabha is a lower house. The member of Rajya Sabha are elected by the elected member of the Legislative Assembly of the state and union territory. That's important here. The member of Rajya Sabha elected their elected member of the Legislative Assembly of the state and union territory. This factor contribute to the India being a federal country where a power is divided between the center and state government. That's important here. The power is divided here, the federal government between center and state government. That's important 3 point here for the exam view here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर यानी पेपर के अंतर्गत जो है क्वेश्चन आंसर है और ये पेपर का सलूशन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का जो है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि ये बताइए, बताने की कोई दो कारण बताइए जैसे भारत एक संघीय देश है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत एक संघीय देश है यानी भारत एक फेडरल कंट्री है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से और आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है पेपरों के अंतर्गत क्वेश्चन लेके आया है और ये क्वेश्चन के साथ MCQ भी रहता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है। तो आपको ये चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का सिलसिला रुकेगा नहीं, एग्ज़ाम तक हर एक सब्जेक्ट का चलता ही रहेगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इससे बेटर कहीं नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत एक संघीय देश है, आपको इसके बारे में बताना है। यह बताने के लिए निम्नलिखित कारण भी है कि भारत एक संघीय देश है। सबसे पहला कारण तो यही बनता है शक्तियों का विभाजन। कोई भी देश अगर संघीय देश है तो वहाँ पर शक्ति एक के पास नहीं होता है, इनकी शक्तियाँ जो है विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट साफ बताता है कि शक्तियों का विभाजन। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का सीमांकन करता है। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का सीमांकन करता है और दोनों के अधिकार क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र होते हैं। केंद्र का भी अपना अलग क्षेत्र होता है और राज्य सरकार का भी अपना शक्तियों का
अलग क्षेत्र होता है। केंद्र सरकार जो है पूरे भारत को संभालती है और राज्य सरकार जो है अपने राज्यों को पूरा देखभाल करती है। तो यहाँ पर शक्ति एक के हाथ में न होके शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारत एक संघीय देश हो सकता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचित में देखा जाए तो 7वीं अनुसूचित बनाई गई है, उसमें 3 बातों का प्रावधान रखा गया है। संघीय सूची, राज्य सूची और समयबद्ध सूची जो सूचीबद्ध की गई है। और ये एक फेडरल यानी एक संघीय देश का एक विशेषता है जो केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। देखिए ये जो हमारे 7वां अनुसूचित है, संघ सूची, राज्य सूची और समयवर्ती सूची, इसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार की सारे शक्तियों और जिम्मेदारियों को जो है परिभाषित करती है, जिम्मेदारियों को बताती है, शक्तियों को भी बताती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट जो है संघीय बनाने के लिए पर्याप्त है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए ये संघीय देशों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्याय समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी व्यवस्थित किया गया है, इसलिए भारत संघीय देश हो सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और इसके पास संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों को सुलझाने की भी शक्ति दी गई है। तो देखा जाए स्वतंत्र न्यायपालिका होना एक संघीय देश को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है संघीय देश होने के लिए। उसके पश्चात आता है राज्य का प्रतिनिधित्व। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य का प्रतिनिधित्व। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा। देखिए भारतीय संसद का ऊपरी सदन जो होता है राज्यसभा होती है और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करता है। यानी देखा जाए तो भारतीय संसद जो है ऊपरी सदन हमारे देश के केंद्र और शासित प्रदेशों और भारत के राज्यों का जो है प्रतिनिधि करता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी जो निर्वाचित होकर जाते हैं वो जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और ये कारक भारत को एक संघीय देश बनाने में योगदान भी करते हैं, जहां सत्ता केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित करती है। इसलिए ये बात साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भारत एक संघीय देश है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ पर राज्य का प्रतिनिधित्व अलग अलग रूपों में की जाती है और देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। तो ये सारी बातें जो है किसी संघीय देश में ही हो सकती है और इसीलिए भारत जो है एक संघीय देश के रूप में कहना गलत नहीं होगा और इन सब कारणों से भारत एक संघीय देश बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं राज्य की अपनी शक्ति है, केंद्र की अपनी शक्ति है, राज्य की अपनी जिम्मेदारी है और केंद्र की अपनी जिम्मेवारी होती है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, सबके पास अलग अलग शक्तियां हैं। तो ये बात जो है भारत को संघीय देश बना देता है। Our next question arrive here, that's important. The question here, provide the evidence to support the claim that a print culture had a significant impact on the social lives on women in India. You know that is important. Provide the evidence to support the claim the print culture had a significant impact on the social lives human in India. That is the condition of human in India. That's important here. There is a claim. You know that the rise of print culture in India during the 19th century. That's period time here, 19th century. The rising of print media in print culture in India play a crucial role in awakening their social life of women. The print media is the most important here. Our social life of women is here crucial role. The print press allowed to the women to access information, knowledge, and idea that were previously inaccessible to them. The women as a magazine, newspapers, and books provided a platform for a woman to express their view, idea, and opinions on the various social issues such as education, gender, equality, women as a right, and social reform. That's important as a print media here.
There are magazines also. A newspaper and book provide to the platform to whom men express in open view, idea and opinions and various issue here. The social issue here: education, gender equality, women rights and social reform. That's important. The liberal husbands and fathers began to the educating their women folk at the home and send them to the school. That's important fact here of print media and social life here. Liberal husband and the fathers began to educating their home women's folk at their home and send their school. That's important. In East Bengal, Rashundari Devi. That's important. Rashundari Devi is a young married girl in a very orthodox household and learned to read in the scarcity of their kitchen and write their autobiography Amar Jeevan. You know that this is most important incident here. The West Bengal Rashundari Devi. That's an important girl here. The household learning to read their scarcity of the kitchen and write here autobiography Amar Jeevan is 1876. It was the first full-length autobiography published in their Bengali language. There is a most important woman here, Sundari Devi. There is a young married girl in a very orthodox household here. There is an autographic here, Amar Jeevan, 1876. There is a published here, and fully length of autography is published in a Bengali language. The Bengali woman like Class Basani Devi is write a book highlighting their expression of women about how women were imprisoned at the home, keeping ignorance, forced to do hard domestic labors and threat to unjusted by their family. That's important here. Bengali women like a Class Basani is Devi here. In Maharashtra, Tarabai, Sindhe and Pandita Ramabai is right with their passionate is the anger about the miserable live in the upper caste Hindu women, especially the widow. You know that's an important example for here. A woman is a Tamil novel expressed that a reading means to be a woman who were confined by the social regulation. For various reasons, my world is small. More than half my life is a happiness has come from a book. You know that is an important point here. The woman is Tamil is a novel expressed that a reading meant to the women who were confined by social regulation. And there is a various reason my world is small. More than half of my life is a happiness has come from a book. Therefore, print culture helped to awaken social consciousness and contribute to the progress of women's right and empowerment in India. That's important here for the exam view. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं CBSE NCERT के सोशल साइंस, और यहाँ पर हम डिस्कस जो कर रहे हैं पेपर, क्वेश्चन पेपर जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम व्यू से, और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखेगा। आपको ये क्वेश्चन देख के भी समझ में आ सकता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने उठाया है। और इसी के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारा क्वेश्चन है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कि सबूत प्रदान करें। एक दावा है, उस दावे को आपने जो है सबूत के साथ जो है इसको सार्थक सिद्ध करना है। और दावा क्या है कि प्रिंट संस्कृति का भारत में महिलाओं के सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यानी देखिए क्वेश्चन साफ है कि भारतीय प्रिंट मीडिया का महिलाओं के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, वो क्वेश्चन घुमा के भी हो सकता है कि इस दावे का आप समर्थन करें और सबूत प्रदान करें कि प्रिंट संस्कृति जो है भारतीय महिलाओं के लिए सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो देखा जाए तो इस बात से हम इग्नोर नहीं कर सकते कि भारतीय संस्कृति प्रिंट ने भारतीय महिलाओं के जीवन को ही बदल के रख दिया।
और इसी के अंतर्गत हम समर्थन के लिए, सबूत देने के लिए कुछ महान लेखिकाओं की जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, जिन्होंने इन पत्रिकाओं के कारण और प्रिंट के कारण जो है अपना जीवन को एक मार्गदर्शन दे सके, एक रास्ता दे सके। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में प्रिंट संस्कृति के उदय ने महिलाओं को सामाजिक जीवन के जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस ने महिलाओं को उन सूचनाओं और ज्ञान और विचारों पहुंचाने की अनुमति दी जो पहले उनके लिए दुर्लभ होती थी। यानी वो न तो पढ़ सकते थे, न देख सकते थे, न लिख सकते थे, लेकिन प्रिंट मीडिया ने उनको एक शक्ति दे दी, उनको सूचनाओं, ज्ञान और विचारों तक पहुंचाने की अनुमति दी, और जो उनके लिए पहले दुर्लभ था। महिला पत्रकारों, समाचार पत्रों और पुस्तकालयों ने महिलाओं को शिक्षा, लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार, सामाजिक सुधार जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दे पर अपने विचार राय व्यक्त करने की मंच प्रदान की, क्योंकि इससे पहले उनको विचार रखने की कोई मंच नहीं थी। लेकिन प्रिंट संस्कृति भारत में आने से महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल गई, जहां पर वो अपने विचार, अपने सोच, अपनी राय रख सकते थे। वो भी किसके ऊपर? महिलाओं के शोषण के ऊपर, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर, महिलाओं की लैंगिक असमानताओं के ऊपर, महिलाओं के अधिकार के ऊपर, महिलाओं के समाज सुधार के अंतर्गत। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रिंट संस्कृति का ही जो है प्रभाव था, जिनके कारण महिलाएं जो है आगे निकल के सामने आई। देखा जाए तो उदार पतियों और पिताओं ने अपनी महिलाओं को घर पर ही शिक्षित करना शुरू किया और उन्हें स्कूल में भी भेजा। कहते हैं ये प्रिंट मीडिया का ही नतीजा था, जिसके कारण पतियों ने और पिताओं ने अपने बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए अग्रसर हुए। इसी के अंतर्गत देखा जाए तो पूर्वी बंगाल में एक बहुत ही रूढ़वादी घराने की एक युवा विवाहित लड़कियां जैसे सुंदरी देवी ने अपनी रसोई की गोपनीयता में पढ़ना सीखा और अपनी आत्मकथा अमर जीवन में, जो कि 1857 में लिखी गई थी, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इस घटना से आप ये समझ सकते हो कि उस समय औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कहते हैं राज सुंदरी जो थी देवी ने अपने घर वालों और परिवारों से बच बच के जो है किचनों में पढ़ती थी, लिखती थी और वहीं रसोई भी बनाया करती थी। और जब भी कोई लोग आता अपनी किताबों को जो है किसी चीज़ में छुपा देती, इससे लोगों को पता न चले कि वो पढ़ रही है। देखिए इतनी रूढ़वादी घराना से इस युवती ने अपनी दिलेरी का सामना किया और एक पढ़ी लिखी जो है बनी। और इवन देखा जाए तो उसने अपनी आत्मकथा पर अमर जीवनी में इन सब बातों को जो है लिखा कि आज का समाज किस प्रकार का है और इस समाज का क्या प्रभाव होना चाहिए। तो देखा जाए तो रूढ़वादी का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और देखा जाए तो आज राज सुंदरी देवी द्वारा लिखी आत्मकथा बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली पुण्य आत्मकथा थी। अगर वो उसने किचन में पढ़ाई न किया होता तो शायद बंगाल का पहला जो है पुण्य आत्मकथा न होती। तो देखा जाए तो ये सब कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का ही कमाल था, जिसके कारण महिलाओं को जो है आगे लाने के लिए सक्षम बनाया। और यही एग्जाम्पल नहीं थमा, आगे भी कई ऐसे एग्जाम्पल आए, जैसे कि कैलाश वासिनी देवी, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैलाश वासिनी देवी जैसी बंगाली महिलाओं ने महिलाओं के अनुभवों को उजागर करने वाली किताब भी लिखी। कैसी महिलाओं के घर में कैद किया जाता था, अज्ञानता में रखा जाता था और कठिन घरेलू श्रम कराने के लिए मजबूर किया जाता था और उनके परिवार द्वारा उनके साथ अन्याय भी किया जाता था। तो ये सारी बातों को जो है उन्होंने कैलाश वासिनी देवी ने अपनी बंगाली महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। तो कहते हैं ये सब कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव था, जिनके कारण इन औरतों को जो है एक सख्त माध्यम दिया और अपने आप को जो है पूरी दुनिया के समक्ष अपनी विचार रखने का जो है मौका दिया। इवन देखा जाए तो ये सिलसिला यही नहीं घटा, महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं, विशेषकर विधवाओं के दयनीय जीवन के बारे में भावुक गुस्से के साथ लिखा। यानी देखा जाए तो महाराष्ट्र के ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने महाराष्ट्र की जो विधवा औरतों के
जो है जीवन के बारे में उन्होंने बहुत ही भावुकता बातों का उजागर किया जो पूरी दुनिया अनभिज्ञ थी, लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक और अपने जो है कार्य से पूरे विश्व को बताया कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंट माध्यम का ही एक महत्वपूर्ण जो है संकेत थी। और कहते हैं ये बात यही नहीं थमा, एक तमिल उपन्यास में एक महिला ने बताया कि सामाजिक नियमों से बंधी महिलाओं के लिए पढ़ने का क्या मतलब होता है। विभिन्न कारणों से पूरी दुनिया छोटी है, मेरी जीवन की आधी से ज़्यादा खुशी किताबों से आई है। अब देखिए ये शब्द जो है उस महिला की दर्द को उजागर करता है कि विभिन्न कारणों से मेरी दुनिया छोटी है। उसकी दुनिया जो है छोटी क्योंकि चार दीवारी है, घरों में जो है औरतों को बंद कर दिया जाता है चार दीवारियों में, लेकिन कहती है कि मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबों से ही आई है। यानी देखा जाए तो तमिल उपन्यास में एक महिला ने जो बात लिखी है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी दुनिया छोटी है लेकिन किताबों ने वो खुशी दी है जो दुनिया में किसी ने ना दिया हो। उसने किताबों में ही पूरे विश्व को समझा, पढ़ा और जाना। इन कारणों से देखा जाए तो प्रिंट संस्कृति ने भारतीय में जो महिलाओं की सामाजिक चेतना जगाने में मदद की और भारत में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की प्रगति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखा जाए यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें तो भारत में प्रिंट संस्कृति ने सामाजिक चेतना जगाने के साथ साथ महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को भी काफ़ी प्रफुल्लित किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब तक औरतों को हम शिक्षित नहीं करेंगे हमारा देश कभी शिक्षित नहीं होगा, क्योंकि एक औरत को शिक्षित करने का मतलब है उसका पूरा परिवार को शिक्षित करना। अगर एक महिला अगर कहती शिक्षित नहीं है तो पूरा परिवार ही अनपढ़ता की उस काल कोठरी में से गुजरता है जहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। तो इसलिए औरतों को शिक्षा देना हर एक माता पिता का प्रथम वचन होना चाहिए। कहते सरकार का जो है प्रथम उद्देश्य होना चाहिए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से रखता है। यहाँ पर क्वेश्चन जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो आपको तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और सहायता एकमात्र थोड़ा सा जो है तकलीफ़ करके कर सकते हो कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का मानना है कि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है और इसमें आप माध्यम बन सकती हो। मैंने तो अपना जो कार्य होता है वो करता हूँ बखूबी, लेकिन आपका भी कार्य महत्वपूर्ण है। आप भी अपने कार्य कीजिए, क्योंकि आप कीजिएगा तो मैं भी आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा करूँगा और ये आप देख सकते हो, समझ सकती हो। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि इसी प्रकार वीडियो आपको मिलता ही रहे जो इम्पोर्टेंट भी हो और ज़रूरी भी हो और एग्ज़ाम व्यू से भी रहे, तो सोचना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दो फ़ायदे होते हैं, एक तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और प्लस आपको चैनल से जो है स्किप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि चैनल अगर आपको नहीं मिलेगा तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। ऐसे बहुत से चैनल होते हैं जो आपको अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेने में ही समझदारी रहती है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।